जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के गुफ्तगू का मौजू हुकूमत की मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से है। ये बहुत दिलचस्प मौजू है कि हुकूमत अपने ज़हन में प्लान या मनसूबा क्या रखती है आगे आने वाले चंद इवेंट्स के हवाले से, चंद फैसलों के हवाले से, जो कि हुकूमत के खिलाफ आ सकते हैं, और खुसूसन अगर उसको पहले से किया हुआ फैसला जो कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से है, अगर एक रिव्यू के बाद भी उनको वही वाला फैसला बरकरार रहा, तो वो करने का इरादा क्या रखते हैं, उनका प्लान क्या है, ये प्लान हुकूमत को कौन दे रहा है, ये भी बड़ा अहम हिस्सा होगा इसी मौजू का। और क्या हुकूमत अपने मंसूबे पे अमल दरामद कर पाएगी या नहीं, ये मेरा तजज़िया आखिर में होगा, बाकी सब खबरें हैं। लेकिन यही एक ही मौजू है आज का, लेकिन इसकी तमहीद बांधने के लिए, इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र आपको बताने के लिए मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। चंद ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं निज़ाम के अंदर जो ना होने की वजह से एक अजीबो-गरीब सी खिचड़ी बनती चली जा रही है। अब वो चीज़ें क्या हैं? वो खिचड़ी क्या है? वो चीज़ें ये हैं कि पीटीआई को आपने जो उनकी डायरेक्ट इलेक्शन में जीतने के बाद नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें बनती थी, वो नहीं दी। वो ना देने की वजह से ये हुआ कि उनको सूबाई असम्बलियों में उनके नंबर कम हो गए, कौमी असम्बली में कम हो गए। उसके बाद आपने सेनेट का इलेक्शन करवा दिया, उनको अपनी सेनेट की नशिस्तें पूरी नहीं मिल सकी। अब कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन हो गया। आप कह सकते हैं जी कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए तो एक ख़ास नंबर चाहिए होते हैं, वो उन्होंने नंबर पूरे कर लिए थे, तो इसलिए जो है ना, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दलील और लॉजिक से बात करें, तो बात ये है कि नंबर पूरे तब होते हैं कि जब लोगों को पता होता है कि जो दूसरा कैंडिडेट है, उसके तो नंबर ही पूरे नहीं हो सकते। तो इसलिए लोग जो हैं, वो अपना फ़ैसला करते हुए ये कहते हैं कि जिसके पूरे हो रहे हैं, उसी को दे देते हैं। तो इस तरह से उस इलेक्शन के अंदर भी नाइंसाफ़ी हुई कि अगर वो नंबर पूरे होते, शायद दूसरा कैंडिडेट जो भी था, जिस पार्टी का भी था, उसको एक फेयर चांस जो है वो इलेक्शन लड़ने का मिल जाता वज़ीर आज़म का। अब वज़ीर आज़म के इलेक्शन से आगे चले ये तो एक इफ एंड बट वाली बात हो गई ना। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर तो वाज़ेह तौर पे साफ ज़ाहिर है, जो इलेक्टोरल कॉलेज था वही मुकम्मल नहीं था। जो कौमी असम्बली के अंदर सीटें हैं, उनका डायरेक्ट वोट था। जो सेनेट के अंदर सीट्स हैं, उनका डायरेक्ट वोट था। जो सूबाई असम्बली के लोग थे, उनके डायरेक्ट वोट्स थे। वो सारे के सारे वोट्स जो हैं, वो साफ ज़ाहिर है कि इस एक मामले के ना होने के, ना मुकम्मल होने की वजह से वो नहीं हो सके, और फिर आगे सिस्टम बनता चला जा रहा है। मतलब आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नीचे बुनियाद है ही नहीं। तो ये सिस्टम सब जरा धड़ाम से गिरने के बहुत से इम्कानात हैं। लोग इस चीज को गैर संजीदा लेते हैं, लेकिन चूंकि ताकत का नशा एक अलहदा ही नशा होता है, उसी नशे के अंदर वो चंद बातें किए चले जा रहे हैं, आगे बढ़े चले जा रहे हैं। रैशनैलिटी, लॉजिक किसी चीज के अंदर आपको नजर नहीं आती। ये मैंने आपको एक मंजरनामा पेश किया है। दूसरा मंजरनामा आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि जो मैं पहली बात कर रहा हूं उसके तसलसल में आप देखें कि जो 26वीं आईनी तरमीम जैसे कैसे भी हो गई, उसका हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। और चूंकि 26वीं आईनी तरमीम का अभी जो लाजमी एक जुडिशियल रिव्यू होना है, वो जब होगा तो उसके ऊपर तफसील से बात तब कर लेंगे, अब उसको मौजूद गुफ्तगू नहीं लाते। अभी हम एज्यूम करते हैं कि वो हो गई। वो जो हो गई, उसके बाद चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अब आप खुद से एज्यूम करें कि कौमी असम्बली के अंदर जो है एमक्यूएम की कितनी नशिस्तें हैं, उनका भी एक बंदा है, और कौमी असम्बली से पीटीआई का भी एक बंदा है। तो अगर वो नशिस्तें उनके पास होती, तो वही जो बंदा जो एमक्यूएम का था, वो पीटीआई का होता। और आप जानते होंगे कि जब फैसला हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो उसमें पूरे पूरे वोट जो है, जो रिक्वायर्ड वोट थे, वो पड़े। यानी कि अगर एक मेंबर और होता तो वो फैसला ही डिफरेंट हो जाता। अगर आपने मेरी बात को गौर से सुना है, तो आपको बात समझ आई होगी कि उसके नतीजे में जो तैनाती हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, साफ ज़ाहिर है कि उसके ऊपर फिर क्वेश्चन उठ जाता। तो ये बड़ी मतलब बारीक बारीक चीजें हैं। ये चीजों का जब तक हल नहीं होगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा, बात आगे नहीं चलेगी। इसका हल क्या कैसे हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। इन मखसूस नशिस्तों वाले केस पे जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से। लेकिन इसी तरीके से अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की नहीं, मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूँ, जो कि जिस जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती करनी है, उसके हवाले से
अब उसके अंदर आप देखें कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस आने हैं, चीफ जस्टिस के अलावा 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के। अब देखिए सबसे सीनियर मोस्ट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, अब तीसरे नंबर पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। मैं आपको कल पूरी तफसील से बता चुका हूं, सारी बात रिपीट नहीं करूंगा कि वो बुनियादी तौर पे नाअहल हो चुके हैं। उन्होंने एक इस तरह का मिसकंडक्ट किया है जिसके ऊपर साफ जाहिर है कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई डिटेल मुआयना करने की चीजों की जरूरत नहीं है। वो वाज़ेह तौर पे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं कि एक मामला वो जो भी है उसके अंदर उन्होंने एक फैसला किया और वो माइनॉरिटी जज हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी की जजमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। ये साफदार है वो कानून का, आइन का, लीगल प्रैक्टिसेस का, पूरी दुनिया के निजाम इंसाफ का एक मजाक उड़ाने की उन्होंने कोशिश की, जो कि किसी भी तौर पे कोई जज नहीं कर सकता। अब इसका फैसला होना है। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि 8 नवंबर के दिन, यानी कि अब यकम नवंबर हो गई आज, तो 8 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का अजलास तलब किया हुआ है। आपको मैंने ये भी बताया था कि एक रेफरेंस जो है वो ऑलरेडी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इस वाज़ेह मिसकंडक्ट, जिसमें साथ उनके जो नईम अख्तर अफगान है जस्टिस, वो 2 जज जिन्होंने ये फिक्रा लिखा, दोनों ने इकट्ठे वाज़ेह तौर पे जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसके ऊपर वाज़ेह मिसकंडक्ट और नाअहली बनती है, अब ये रेफरेंस भी उसमें पड़ा हुआ है। अब ये समाअत के लिए मुकर्रर होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन अहम तरीन बात जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं बतौर एक सहाफी के, इस सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा एम्बिग्विटीज करके हम अपना नुकसान, निजाम का नुकसान, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मैं बायस तब हो सकता हूं जब मैं कहूं कि ये फैसला करें, ये फैसला ना करें। मैं बिल्कुल इस हवाले से भी और जो बाकी इश्यूज हैं उन पे एक एक करके बात करके आपको बताता हूं। इस हवाले से जो फैसला करना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वो कर दे, इसको लटकाए ना, क्योंकि अगर ये फैसला होता है और वो निकल जाते हैं वहां से, तो साफ जाहिर है कि सुप्रीम जो हमारा जुडिशियल कमीशन है, जिसने जजेस की तैनाती करनी है, जिसने आगे परखना है उन जजेस को जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, या जिन जजेस ने हाई कोर्ट में जज लगना है, पूरा निजाम इंसाफ जिन्होंने तश्कील देना है, उनके अंदर एक ऐसा बंदा बैठा हो जो कहे मिनोरिटी का फैसला जो है वो माना जाए और जो मेजोरिटी का फैसला है वो ना माना जाए। तो ये वाली सूरत साफ जाहिर है कि मुल्क को कहीं किसी तरफ नहीं लेके जाएगी। इट विल टेक कंट्री नोवेयर। तो बुनियादी तौर पे जब वो फैसला होगा तो जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसमें फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, अगर ये निकल जाते हैं अमीनुद्दीन खान, तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जो जमाल खान मंदोखेल हैं, वो मतलब सीनियर मोस्ट 3 जजेस में आ जाएंगे। और ऊपर वाले 3 में से अगर कोई जो बन गया सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाने की बात की गई है, उसके बारे में भी खैर फैसला होना है 26वीं तरमीम के की समाअत के दौरान। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि जब आईनी केस आएंगे हम खुद से बना लिया करेंगे आईनी बेंचेस, आपको इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं है। इस हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं से मुदाखलत करने की, अदलिया की आज़ादी के अंदर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो फिलहाल सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेंचेस के हवाले से अगर जो है वो, अगर उन्हीं 3 में से, जो 3 सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं में से अगर कोई बंदा बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हेड, तो फिर एक और जज सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा। ये लिखा हुआ है आईनी तरमीम के अंदर, यानी कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जमाल खान मंदोखेल, तो फिर एक और उसके बाद साफ जाहिर है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नाम है, उनको आना पड़ेगा उसके अंदर। लेकिन ये फैसला होना है, जो भी फैसला हो, ये बिल्कुल जो भी एक सूरत हाल है, जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन इस हवाले से फैसला हो ताकि इन अदारों की कॉन्स्टिट्यूशन तो मुकम्मल हो ना। और अब देखें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सिर्फ वो असेंबली मुकम्मल ना होने की वजह से जितने ओहदे अब तक तकसीम हुए हैं, जितने ओहदे बने हैं, जो अदारे बन रहे हैं, जो आगे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही है, सब की सब एक डिफरेंट उसके अंदर सूरत हाल होती अगर वो हाउस मुकम्मल हो चुका होता। इसी तरीके से मैं अपना जो मौजू कि हुकूमत का प्लान क्या है उस पर आने से पहले ये बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता था। इसी तरीके से अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब से अब अगर मैं ये कहूं कि जी उसका फैसला ये कर दें या वो कर दें, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मामला सुना है। अब हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, कोई और कोर्ट तो नहीं बनी, तो सुप्रीम कोर्ट के ही 9 जजेस उस फैसले को अंडू कर सकते हैं, 9 से कम जजेस तो कर ही नहीं सकते, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही वो सुनना पड़ेगा। ये जब इसको जो अब 26वीं आईनी तरमीम की जब समाअत करके इसके ऊपर फैसला देंगे, तब मेरे जजेस उसके ऊपर यही इसी सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर जजेस हैं जब वो सुनेंगे एक फुल कोर्ट बैठ के,
तो वो मामला क्लियर होंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि क्लैरिटी जब तक सिस्टम के अंदर नहीं होगी तो सबको नुकसान होगा। ये जो अनसर्टेनिटी की कैफियत होती है, जो कंडीशन होती है, या इस तरीके से जिस तरह माजी में जजेस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में मुदाखलत करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मुआशी मनसूबों के अंदर भी जो बड़े बड़े मुल्क के कोई डेवलपमेंट के मंसूबे थे, जिस तरह रेकोडेक का मामला था और बहुत सारे मामलात हैं, बिजली घरों के मामलात थे, उनमें बहुत बड़े बड़े नुकसान ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। वो मुदाखलत की वजह से हुए। अब जो मैं नुकसान का जिक्र कर रहा हूं वो अनसर्टेनिटी की वजह से। तो यहिया अफरीदी साहब को मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से, यहिया अफरीदी साहब को कोई धमकी की बात मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन हुकूमत वाले ओपनली धमकियां दे रहे हैं। जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि फलां फलां जज को आना नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में क्योंकि वो मुतनाज़ा है, और यही अफरीदी साहब को इसलिए ना चाहिए कि वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, यानी कि हम अपनी मर्जी का जिसको मर्जी लेके आए। अब वो जिस तरीके से सारे सिस्टम को सुप्रेस करके सबको प्रेशराइज करके अपनी मर्जी की चीजें करवाना चाह रहे हैं, उससे अनसर्टनिटी भर रही है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये इकोनॉमी के लिए, पूरे निजाम के लिए नुकसानदेह है। और ये सारी की सारी जो इख्तियार किसके पास है? चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के पास। वो सबसे पहले मेरे ख्याल में तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है, अगर वो लगाने की मैं बात करूं तो देखें उससे सारा निजाम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसका जो मर्जी फैसला हो जाए, जो मर्जी फैसला हो, लेकिन उसके ऊपर फिर सवाल उठेगा, यही जो ये गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली बात के हवाले से। तो उसमें ये वाला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो 5 बंदे होंगे, वो इसी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दिया हुआ है। तो जब 8 का फैसला, बुनियादी असूल है कि 9 जजेस कर सकते हैं, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा ना। तो इसी सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। नए जजेस जो लाने की कोशिश की जा रही है वो साफ जरा असरअंदाज होने की कोशिश है। वो जजेस उस फुल कोर्ट में शामिल किसी सूरत में भी नहीं हो सकते जो आज ये ड्रामा खेलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये जो मामलात, इनको जिस रुख भी बिठाना है, उससे पहले आपको 26वीं तरमीम का फैसला करना है। उसकी लीगैलिटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे कहां कहां इख्तिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल को कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई है या नहीं की गई। जो भी फैसला हो, मैं अर्ज करता हूं कि मैं इस वीलॉग के अंदर मैं अपनी राय जो भी थी जिन मौजूदात में दे चुका, मैं सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता आपके सामने उभार रहा हूं कि अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर तो अनसर्टेनिटी का तूफान, और उससे बहुत से लोग और नेगेटिव लोग फिर फायदा उठाते हैं। आप 26वीं तरमीम लगाएं, अदालत के सामने रखें, फुल कोर्ट बैठे, जो फैसला करने कर दें, बात खत्म। या तो मैं कहूं ये करें और ये ना करें, फिर मेरी बात के ऊपर कहा जा सकता है कि मैं कोई मुतअस्सब बात कर रहा हूं। सीधी सीधी असूल कानून की बात कर रहा हूं मैं, असूल की बात है कि वो केस लगे, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, जो फैसला होने हो। उसके बाद आप बिल्कुल कादी फाइज़ वाला काम बिल्कुल ना करें। उनके दिल में चोट था, उन्होंने इसलिए वो जो इलेक्शंस के अंदर धांधली का केस है वो नहीं लगाया था। आप केस लगाएं, ये आपकी लीडरशिप इससे जाहिर होगी, और उसका भी जो मर्जी फैसला करें। मेरे पास जो फैक्ट्स थे, जो हकाइक थे, जो मैं पेश कर सकता था, या जो मेरी राय थी, मैं वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हुआ हूं। मुझे वो कहने की या रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदालत का काम है केस सुनना और फैसला देना। वो फैसले तारीख के अंदर फिर बाद में उनके ऊपर जो है वो तारीख का एक अपना फैसला होता है, और फिर लोगों का एक अपना फैसला होता है, वो बात की बात है। लेकिन ये बुजदिली की अलामत है किसी केस को ना लगाना। ये बुनियादी तरीन चीजें हैं जिसकी वजह से सारे सिस्टम का सत्यानाश होने की तरफ जा रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है हर चीज का। इन 3-4 चीजों के ऊपर वो साफ ज़ाहिर है, मैं रिपीट कर दूं, 26वीं तरमीम लगे, उसका फैसला हो। इसी तरीके से मखसूस नशिस्तों का केस लगे, उसका फैसला हो। ये जो 8 नवंबर को होना है, ये बहुत अहम है कि ये जुडिशियल कमीशन का जो इजलास है वो 8 नवंबर के बाद होना चाहिए, ताकि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में जो भी फैसला, मैंने अर्ज किया, कोई भी फैसला जो करना चाहती है वो पहले फैसला करे, उसके बाद हम तैनातियों की तरफ जाएं। क्योंकि एक बुनियादी बंदा जो इतने नेगेटिव जहन का है, जिसने इतनी गलत बात लिखी है, वो नए जजेस की अपॉइंटमेंट का हिस्सा कैसे बन सकता है? वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बरकरार रह सकता है, जिसको इस बेसिक लॉ की जो वायलेट करता है कि जी जो चीज मैं चाहता हूं वही होगी, मेजोरिटी का फैसला नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें जब तक हल नहीं होगी तो हम आगे नहीं चलेंगे। अच्छा, अब मैं जो खबर की बात है वो ये है कि हुकूमत की मुझे कल किसी दोस्त ने एक बात कही जो पहले भी कुछ लोग कह रहे थे, मैं जरा सुनी अनसुनी कर रहा था। तो मुझे एक दोस्त से बात हो रही है और वो मुझे कह रहे हैं कि जी जो जो हुकूमत के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला आए हमने कौन सा मानना है। अब हम कोई भी फैसला आएगा जो हमारी मर्जी या मंशा के खिलाफ होगा तो नहीं मानेंगे ना।
तो मुझे वो पुरानी बातें जो कुछ लोगों ने की वो याद आई, स्ट्राइक आई, तो मैंने फिर पता करने की कोशिश की इस हवाले से कि ये बात है क्या? ये मज़ाक में बात की जा रही है या इसमें कोई रियलिटी भी है? तो मैं बहुत हैरान हुआ ये बात सुन के, जब मैंने उन लोगों से जो मालूमात रखते हैं जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो भी मामला चल रहे हैं उसके हवाले से, तो मुझे बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बताया गया कि बिल्कुल ये फ़ैसला है हुक्मरानों का कि किसी भी हवाले से कोई भी फ़ैसला जो कोई अदालत देगी, ये मतलब फ़िलहाल उनका ये फ़ैसला है, ये उनका अज़म है कि इसके ऊपर हमने अमल दरामद करके दिखाना है कि हम अगर जो भी हमने 26वीं तरमीम के ज़रिए कोशिश की है, पहली बात है 27वीं तरमीम वाली आपने बहुत सारी खबरें, व्लॉग्स वगैरह सुने होंगे। हमारे बाद दोस्त जो हैं वो मेहरबान थोड़ा-सा मामलात को वो करने के लिए भी कर देते हैं। अभी अगर कोई बहुत बड़ी ज़रूरत हुई भी सही, तो आप देख लें कि अभी 1-2 माह तक तो मुमकिन ही नहीं कोई ऐसी डेवलपमेंट होना या हो सकना। मुझे जो समझ आती है उसके अंदर नहीं है, और मैंने जो पूछा है जो लोग ये काम करेंगे उनसे कर सकते हैं सफदर, अगर करना हुआ तो उनके पास भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसलिए अगर कोई हुई भी सही तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 महीने तो कोई ऐसी बात नहीं होने वाली। पॉइंट क्या है? नुक्ता ये है कि बुनियादी तौर पे मैंने जब पता करने की कोशिश की कि इस हवाले से कि अगर फैसला ये कह देते हैं जी 26वीं में ऐसे नहीं ऐसे है, अदालत ने सुनना है ना, फैसला तो देना है ना अदालत ने। या मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो कह देते हैं जी कि ये जो फैसला पहले हो चुका है वो हो चुका है, आप दें मखसूस नशिस्तें। यही अफरीदी साहब भी कानून के साथ खड़े हो जाए, आइन के साथ खड़े हो जाए। तो वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम अब हमने कोई फैसला नहीं मानना, अब हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या बात है, ये कैसे मुमकिन होगा? उन्होंने कहा मुमकिन जैसे भी है। मैंने उनको याद कराया कि जब 2022 में इमरान के बारे में आप कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है प्रोसेस आगे नहीं चलने दिया, तो उस वक्त वो बातें उन्होंने कहा जी बस ठीक है, फिर वही लोग कामयाब होते हैं जो इस तरह का स्टैंड ले लेते हैं, बाकी बाकी लोगों ने काम होते हैं, उन्हें कोई वोट भी नहीं देता बाद में। आप यकीन माने ये सूरत हाल है, ये बातें एग्जैक्टली इसी तरह से मतलब है कि और संजीदगी के माहौल में हुई हैं कि और अच्छा, लेकिन मैंने फिर कोशिश की कि ये जानूं कि ये इतना कॉन्फिडेंस, मुझे इतना पता है कि कौन कितना माई का लाल है और कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इतनी समझ बंदे को काम करके निज़ाम में थोड़ी थोड़ी चीज़ों की आ जाती है। तो मैंने कोशिश की जानने की कि ये कौन है बंदा, कि ये फ़र्ज़ करें मैं आपको खुल के नाम लेता हूँ कि ये जिस तरह अब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट वाला फार्मूला था, तो मुझे पता था कि ये मियाँ साहब का, बड़े मियाँ साहब का ज़हन चल रहा है कि अपनी मर्ज़ी दा लाना है, तो अगर सीनियर मोस्ट नहीं लगा तो फिर सीनियर मोस्ट होना चाहिए, और अगर दूसरे तीसरे नंबर वाला लाना है तो फिर सीनियर मोस्ट लाना तो जमहूरियत नहीं है। तो ये मियाँ साहब का विजन है माशाल्लाह, बड़े अरसे से है। तो अब क्या मैं ये सोच रहा था, क्या ये स्टैंस कि हमने कुछ मानना ही नहीं है, अब जो डट जाएंगे और कोई फैसला नहीं इंप्लीमेंट होगा और देखी जाएगी जजेस क्या करते हैं, जुडिशरी क्या करती है, ये मियाँ साहब कह रहे हैं। या फर्ज करें कि मरियम उनकी बेटी है, वज़ीर आला पंजाब है, बड़ी इन्फ्लुएंशियल है अपनी पार्टी के फैसलों में, साफ ज़ाहिर है कि उनका सेंट्रल लीडर का मुकाम है, वो कह रहे हैं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते, ये मुझे वैसे ही आइडिया था। तो मैंने ये कोशिश की पता करने की ये कौन कह रहा है, तो मुझे ये पता लगा कि ये सारा कुछ, ये कॉन्फिडेंस जो है कि अब हमने कोई फैसला नहीं मानना, कोई सीट नहीं देनी, ये सारा का सारा काम जो है ये इनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से दिया हुआ कॉन्फिडेंस है कि आप बेफिक्र हो जाएं। जो भी इनका राब्ते का जरिया है, जो भी मुझे बताने वाले लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि साफ ज़ाहिर है उधर से आ रहा है, तो उधर से मुराद अब ये तो नहीं है कोई ब्रिगेडियर या कोई लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है, या कह रहा है साफ ज़ाहिर है आर्मी चीफ का हुक्म चलता है, तो उसी के बारे में ही ये बात है कि जी आप अपना काम करें, इधर अब देखी जाएगी, कुछ भी नहीं करना। अब ये विजन है उस इंसान का, इस शख्स का। मैंने पहले भी आपको ये बात बार बार अर्ज की, और आपने देखा होगा आज चाइना की तरफ से ऑफिशियली जो है कल के दिन जो है वो कहा गया सिक्योरिटी के हवाले से। मैं जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं रेगुलर, मैं मुसलसल आपके सामने सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो दहशतगर्दी के इंतहाई तेज़ी से बढ़ते हुए वाक़यात और बड़े-बड़े वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। मीडिया पे पाबंदी है बाय द वे, मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा बहुत सारी चीज़ों को। जो बहुत बड़ा वाक़या जो उन्हें पता होता है सोशल मीडिया पे आ जाएगा, उसकी भी बड़ी कैलकुलेटेड रिपोर्टिंग होने देते हैं। पूरा कंट्रोल है हर हवाले से, ख़ुसूसन जबकि नए डीजी आईएसआई, मैंने आपको इमरान खान के हवाले से भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने जेल के अंदर जो है मामलात को सख्त करके उनको एक ज़हनी अज़ियत पहुँचाने की आखिरी हद तक गए हुए हैं। मैंने देखा कि जब मैंने बात कर दी तो उसके बाद बहुत सारे लोग उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वेरीफाइड चीज़ थी, और साफ ज़ाहिर है कि बराह रास्त जो जेल के लोग हैं वो तमाम बातों की तस्दीक करते हैं। जो लोग से मुराद एक आध बंदा ही, सारे लोग नहीं।
तो खैर, तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि अब उनका विज़न ये है, मैंने आपको बार-बार कहा कि इनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, जो इनकी वॉर स्ट्रैटेजी है, जो इनका काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है, मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी है। हर जगह पे हमले और ऐसे-ऐसे बड़े फेलियर्स हैं जिनको आप स्ट्रैटेजिकल फेलियर कहते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि इस वक़्त चाहे ये पीटीआई वाले कहते रहें फार्म 47 की गवर्नमेंट जो भी है, मेरे लिए सिविलियन प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसको चाहिए आर्मी चीफ को तब्दील करे, कोई प्रोफेशनल सोल्जर लेके आए, जो लड़ाई तो लड़ सके, जो कम से कम टेररिस्ट के साथ लड़ तो सके, खुद ही अपने ही पैदा किए हुए टेररिस्ट हैं, उनको भी नहीं संभाल पा रहे। इस तरीके से इनके साथ पाकिस्तान के हर हिस्से में मामला जो है वो हाथ से निकलते चले जा रहे हैं और मजाक बन गया है। और देखें, कोई बंदा कोई बात कहता है उसकी अहमियत कोई नहीं होती। चाइना के सफीर ने कहा है, वही वाली बात जो हम कह रहे हैं, वही बात चाइना के सफीर ने कही है, तो उसके ऊपर इतना रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो बुनियादी तौर पे ये जितनी भी सिक्योरिटी है, ये बिल्कुल कहना गलत है कि कोई पुलिस के पास है, कोई एफसी के पास है, सारी फौज के पास है। हर हवाले से सिक्योरिटी जो है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके या जितनी भी इनकी मूवमेंट है, सारी फौज और आईएसआई का एक विंग उसको देख रहा होता है। ये इनके बस इनके कंट्रोल से बाहर निकल गया क्योंकि इनका फोकस सारा पॉलिटिक्स के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने पे है, मईशत सही करने पे है, सियासत के अंदर अपना कंट्रोल हासिल करने पे है, जिसकी वजह से जो अपना असल काम है उसमें फेल हो रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो मेरा आज का मौजू था कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, कि हुकूमत ये सोच के बैठी हुई है कि हमने कोई हुक्म मानना ही नहीं, जो मर्जी फैसला ये करते रहे। मतलब ये यही अफरीदी साहब के आने के बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इनके आने के बाद भी कोई ऐसा फैसला आता है तो हमने नहीं मानना। तो इसके पीछे आर्मी चीफ साहब है, उनकी ताकत, उनकी पावर जो है वो इस्तेमाल हो, वो दिया गया कॉन्फिडेंस है कि हम नहीं मानेंगे। अब मैं आखिर में बात को कंक्लूड करता हूं अपनी राय और अपने तजिए के साथ, यहां तक वो बातें जो कि हो रही हैं, जो फैक्ट्स हैं। मेरा अपना तजिया वैसे ये है कि ये जितना भी दावा कर रहे हैं ना कि मतलब है कि हम नहीं मानेंगे, हम देख लेंगे, फलां जज को ये कर देंगे, फलां को ये कर देंगे, फलाने को उड़ा देंगे, ये पीछे जो बंदा है ना उसकी कोई विजन, कोई सोच और कोई अप्रोच तो है नहीं। वो ताकत के जोर पे खड़ा हुआ है और ताकत जब गिरती है ना तो वो बड़े बुरे तरीके से गिरती है। इस तरीके से ये नहीं कर सकेंगे। साफ ज़ाहिर है कि आवाम के अंदर जो एक गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो भी मामलात आपके सामने हैं वो तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लोग फेड अप हो चुके हुए हैं और ये उस लोगों के जो एक रिएक्शन है उसके सामने नहीं ठहर सकेंगे। इनको ऑटोमेटिकली पीपल पावर के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। कोशिश ये ज़रूर करेंगे फैसलों को इम्प्लीमेंट ना करने की, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये लगता है चाहे वक़्त लग जाए लेकिन इम्प्लीमेंट ज़रूर होंगे। मुल्क भारत तबाही और बर्बादी के तहाने पे है। जितनी भी कोशिशें इन्होंने की हैं मुख्तलिफ हवालों से राब्ता करने की और साथ-साथ अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए खबर चलवाने की कि ये बात गलत है, इमरान खान साहब से कोई राब्ता नहीं है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डील नहीं माँग रही है। डील-शील का तो वैसे मुझे भी नहीं पता और मैं ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करने के खिलाफ़ हूँ, लेकिन राब्तों के हवाले से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है हमेशा कि जी यकीनन राब्ते तो किसी न किसी हवाले से रखे ही जाते हैं। तो लेकिन अभी साफ़ ज़ाहिर है कि ये बात वाज़ेह है कि जो भी राब्ते जिस हवाले से भी हैं, इमरान खान की तरफ से एक ही बात है कि हम ज़िद नहीं करते इलेक्शंस के रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो डटे रहने की, आप नया इलेक्शन करवा दें, नए इलेक्शन से मैं पीछे नहीं हटूँगा। कोई इस तरह की चीज़ जो है या इससे मिलती-जुलती बात, इस तरह का पैगाम जो है वो बड़ा वाज़ेह मिलिट्री लीडरशिप को गया हुआ है, जिसके बाद सख्तियाँ जो हैं वो अपनी इंतहा पे पहुँच गई हैं। ये हुकूमत का प्लान है, ये प्लान कहाँ से आया वो भी आपको बताया और मुझे लगता है कि ये इसके हवाले से जो ये करना चाह रहे हैं नाकाम होंगे, ये मुँह के बल गिरेंगे और कोई जो इसका अल्टीमेट अंजाम होगा वो कोई बेहतर ही होगा। बहुत शुक्रिया देखने का, कल फिर मुलाकात होगी।